आप सभी को नमस्कार। इस लॉकडाउन में आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे, इसी आशा विश्वास के साथ ढेरों शुभकामनाएं। इस लॉकडाउन में शिक्षण संबंधी गतिविधियों में भी रुकावट सी पैदा हो गई है। उसी रुकावट को दूर करने के क्रम में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम संबंधी शिक्षण कार्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सन 1813 का आज्ञा पत्र एवं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सन 1813 का आज्ञा पत्र। सन 1813 का आज्ञा पत्र एक तरह से आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात कह सकते हैं। लॉर्ड मैकाले के पूर्व यह एक्ट है जो चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास की देन कही जाती है। चार्ल्स एक्ट ने 1793 के आज्ञा पत्र में मिशनरियों संबंधित पाश्चात्य शिक्षा संबंधित कुछ बिंदु जोड़ने का प्रयास किए, जो वह उस वक्त जोड़ने में असफल रहे। उसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उपनिवेश अमेरिका में उसी समय बना, जो इसी प्रकार के प्रयोग के चलते वो हाथ से चला गया। तो पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह डर था कि कहीं जल्दबाजी में भारत के रूप में एक नया राज्य उपनिवेश मिला है, जो इस प्रकार के प्रयोग में कहीं वह भी हाथ से चला न जाए। इस प्रकार से यह प्रयोग नहीं हुआ। आगे चल करके यह 1813 तक विगत 20 वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा, प्रयास चलता रहा चार्ल्स ग्रांट के द्वारा। चार्ल्स ग्रांट ने अनवरत प्रयास के बाद मिशनरियों के सहयोग के द्वारा 1813 में उन बिंदुओं को 1813 एक्ट में जोड़ने में सफल रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का संशोधन तथा पुनरावर्तन इंग्लैंड की लोकसभा द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष बाद किया जाता है। 1793 के 20 वर्ष बाद, अब देख रहे हैं 93 के 20 वर्ष बाद जब 1813 में कंपनी पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो इस बार अधिकतर सदस्यों ने मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया तथा धारा 43 के अंतर्गत धारा 43 के अंतर्गत 3 बिंदु को जोड़ा गया। 3 बिंदु को जोड़ा गया। अब हम आगे देखेंगे कि 3 बिंदु क्या है। ठीक है, स्टार्ट। उन 3 बिंदुओं को अब हम देखेंगे 1813 का आज्ञा पत्र में वो 3 बिंदु क्या है। प्रथम बिंदु है किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट दी जाए। यानी प्रथम बिंदु है मिशनरियों को प्रवेश में छूट, मिशनरियों को छूट। दूसरा बिंदु है ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था करे, यानी शिक्षा की व्यवस्था,
शिक्षा की व्यवस्था। तीसरा बिंदु है सबसे महत्वपूर्ण कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपया साहित्य के विकास, रखरखाव एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और ब्रिटिश शासित क्षेत्र के अंतर्गत विज्ञान को बढ़ावा देने का काम, अर्थात ब्रिटिश शासित क्षेत्र में विज्ञान का ज्ञान कराना। 3 मूल बिंदु है जिसमें ब्रिटिश शासित क्षेत्र में विज्ञान का ज्ञान कराना, साहित्य का रखरखाव, पुनरुत्थान आदि। ठीक, ब्रिटिश शासित क्षेत्र में विज्ञान ज्ञान का कराना, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन करना, इन सब के मध्य में 1 लाख व्यय, यह इसका तीसरे बिंदु का सबसे महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर के आगे जैसा हमने चर्चा किया था प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म होता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद। सर्वप्रथम इस विवाद के अंतर्गत हम जाए तो 1 लाख रुपए को व्यय करने संबंधी बिंदुओं को लेकर देखें तो 3 बिंदु सामने आते हैं। 3 बिंदु सामने आते हैं। 3 बिंदु मुख्यतः 3 बिंदु मुख्य हैं। पहला है भारतीय साहित्य का क्या मतलब है। भारतीय साहित्य का क्या अर्थ है। दूसरा आता है भारतीय विद्वानों के अंदर किन विद्वानों को रखा जाए। दूसरा आता है भारतीय विद्वानों के अंतर्गत किन विद्वानों को रखा जाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है 1 लाख की राशि का व्यय किस प्रकार हो। 1 लाख की राशि का व्यय किस प्रकार। ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद होने का मुख्य 3 ये वजह। भारतीय साहित्य का क्या अर्थ है, भारतीय विद्वानों के अंदर किन विद्वानों को रखा जाए और 1 लाख की राशि का क्या व्यय किस प्रकार। अब हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे मैकाले का विवरण पत्र और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। इसी के साथ नमस्कार।